नमस्कार, गांव के लोग चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं अपर्णा। आमने सामने के आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ उपस्थित हैं बनारस के कवि केशव शरण जी। केशव शरण हिंदी कविता के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण हस्ताक्षर हैं। इन्होंने हिंदी कविता के क्षेत्र में 80 के दशक में नई कविता और गज़लें लिखना शुरू की। अपने उत्कृष्ट लेखन के चलते इन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई। केशव जी ने नई कविता, गज़ल, हाइकू आदि लिखकर साहित्य के क्षेत्र में एक अलग पहचान बनाई। इनकी कविताओं में आम आदमी की पीड़ा है, वहीं इनकी कविताओं में कहीं कहीं रोमानियत भी झलकती है और ये जो इनकी संवेदनशीलता को प्रकट करती है। हमारे बीच वो उपस्थित हैं। कार्यक्रम में केशव जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत आभार। आपको बहुत बहुत जो है मैं बधाई देता हूँ। यूट्यूब पे आपके बहुत से प्रोग्रामों को मैंने देखा है, तो मेरी भी इच्छा थी कि कभी मैं भी आपके यूट्यूब पे आऊँ। तो आपने जो है मुझे आमंत्रित किया, तो इसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। और सभी दर्शकों को जो गांव के लोग यूट्यूब से जुड़े हुए हैं, मैं सबको अभिनंदन करता हूँ। केशव जी, आप कार्यक्रम में आए और हमारे दर्शकों को सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए कि आपका जन्म कहाँ हुआ, कब हुआ, आपकी पढ़ाई लिखाई और आपके माता पिता परिवार के बारे में पूरी जानकारी हमारे दर्शकों को दीजिए। जी, मेरा जन्म यहीं बनारस में हुआ और शिकरौल मोहल्ला है, जो कि कभी बहुत प्रसिद्ध था। और यहाँ तक कि जो ये वाराणसी कैंट स्टेशन है, इसके बारे में इसका नाम शिकरौल स्टेशन इसको बोला जाता था। आज से 20-21 बरस पहले, मतलब 2000 के पहले तक जितने भी बुजुर्ग लोग थे, कैंट स्टेशन को दूर दराज के देहात के लोग शिकरौल स्टेशन ही बोलते थे। तो एक बहुत बड़ा नाम का मेरा क्षेत्र था जिसमें मैं पैदा हुआ हूँ। और काशी बनारस ये तो विश्व प्रसिद्ध शहर है, उसमें भी मैं एक प्रसिद्ध गांव में पैदा हुआ, जो बाद में शहर के एरिया में आके, नगर पालिका में आके फिर नगर का हिस्सा हो गया। लेकिन मैं जब पैदा हुआ तो उस वक़्त उसकी स्थिति गांव की थी। अच्छा, और मैं सन 60 में पैदा हुआ हूँ। मेरी जन्मतिथि है 23 अगस्त 1960 और मैं 2 बजे रात को पैदा हुआ हूँ। अच्छा, ऐसा मुझे बताया गया। अच्छा, आपकी पढ़ाई लिखाई यहीं हुई कि यहाँ से कहीं बाहर जाकर हुई? आपके माता पिता क्या करते थे? आपके परिवार में कौन कौन लोग हैं? ये बहुत अच्छे, आपने बहुत इंटरेस्टिंग पूछा है। मेरा जो है पूरा जीवन बनारस में ही खप गया। मैं यहीं पढ़ा लिखा, यहीं मैंने नौकरी की और यहीं से डाक विभाग में मैं नौकरी की। मैंने 38 साल नौकरी की। मैं 20 वर्ष का था तो मैं नौकरी में आ गया था। और मैं अभी सन 2018 में रिटायर हुआ। और वो दो साल पहले मैंने लेखन कार्य को अपने गति देने के लिए रिटायरमेंट 2 साल पहले ही ले लिया था। अच्छा, तो मेरा जो है पूरी लाइफ जो है बनारस में ही बीती। मेरी आजीविका यहीं रही। तो जन्म से शिक्षा से लेके व्यवसाय तक, मतलब नौकरी तक, और उसके बाद अब मैं यहीं बनारस का हूँ। मेरा जन्म शिकरौल में हुआ, जो शहर का एक छोर है। और मेरी ननिहाल रविदास जी की जन्मस्थली श्री गोवर्धन में है, तो वो शहर का दूसरा छोर। अच्छा, और आपके माता पिता क्या करते थे? अब मेरी माता तो गृहिणी थी, लेकिन मेरे पिताजी डाक विभाग में थे। डाक विभाग में थे और बहुत जो है हम लोगों के जीवन में एक हादसा हुआ कि जो है मेरे पिताजी, जब मैं 12 वर्ष का था तो मेरे पिताजी दुनिया से चले गए।
तो वो जो है हम लोगों के लिए बहुत दर्दनाक और बहुत जो है संघर्ष के दिन थे। जब तक मैं नौकरी में नहीं आ पाया, तो और नौकरी भी मैं उन्हीं के जो है कहिए कि नौकरी के बदले में मैं आया कंपनी। जी। तो फिर मेरे पिताजी जो है बहुत हंसमुख व्यक्ति थे और मेरी माताजी भी जो है बहुत कर्मठ थी। मेरी माताजी तो आज भी हैं। अच्छा। और आपको बता दूं एक और चीज़ कि मेरी पत्नी जो हैं 2017 में गुजर गई। तो लेकिन उन्होंने मेरे 2 बेटे हैं। एक बेटे जो हमारे बड़े हैं वो DRDO में साइंटिस्ट हैं और एक दूसरे छोटे बेटे उन्होंने वकालत शुरू की है अभी। अच्छा। आपने लिखना कब से शुरू किया? किसकी प्रेरणा से आपको लगा कि मुझे लिखना चाहिए? और आप कविता लिखी तो आपने अनेक विधाओं में है, लिखा है, लेकिन आपका मुख्य जो विधा है वो कविता, गज़ल, हाइकू ही है। तो आपको कब से लिखने का शौक़ हुआ और कौन कौन सी किताबें अभी आपकी आ चुकी हैं? देखिए, मुझे पढ़ने का बड़ा शौक़ था। यहाँ तक कि मैं कक्षा 1-2 में था तो भी मुझे बहुत पढ़ने का शौक़ था। अच्छा। मैं बाल पत्रिकाएं पढ़ता था, चंदा मामा वगैरह, बहुत रुचि लेके। मैं दूसरों लोगों से भी उसको प्राप्त करने की कोशिश करता था कि जहाँ मिल जाए मुझे पत्रिकाएं। तो मैं बाल पत्रिकाएं पढ़ता था। उसके बाद थोड़ा और बड़ा हुआ तो बाल उपन्यास पढ़ने लगा। बाल उपन्यास पढ़ते पढ़ते फिर जो है मैंने कक्षा 8 में मैं रहा हूँगा तो मैंने बेसिक ट्रेनिंग कॉलेज में एक पुस्तकालय, सार्वजनिक पुस्तकालय था, बड़ा पुस्तकालय था, तो उसमें मैंने उसको ज्वाइन कर लिया, सदस्यता ले ली। तो मैं लगातार वहाँ जाके पढ़ता रहता था और वहाँ से किताबें लाता था। तो तो वो एक पीरियड था कि बाल उपन्यास के बाद मैं वो रोमांटिक उपन्यास गुलशन नंदा रानू के पढ़ने लगा और जासूसी पढ़ने लगा। फिर जब मैं लाइब्रेरी में बैठने लगा तो फिर और दूसरे साहित्य को देखने, धर्मयोग और साप्ताहिक हिंदुस्तान, ये सब आंखों से के सामने से गुजरने लगे, उनको पढ़ने लगा तो टेस्ट और परिष्कृत होता गया। फिर मैंने प्रेमचंद को पढ़ा उसी दरमियान, और पढ़ते पढ़ते फिर भी मैं इतना पढ़ता था कि कोर्स की किताबें नहीं पढ़ता था उतनी। तो मैंने एक बार एक जगह मैंने कहा, छोटा था, तो मैंने कहा कि मैं तो इतना जो है वो दूसरी चीज़ें पढ़ता हूँ, मेरा क्या होगा। तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, पढ़ते पढ़ते लोग लिखने लगते हैं। तो उस वक़्त तो मुझे नहीं लगा कि मैं भी लिखने लगूँगा, लेकिन ऐसे ही बैठे बैठे एक दिन मैं धर्मयोग पढ़ रहा था तो उसमें एक कविता मुझे मुक्त छंद में दिखाई दी। हालांकि इसके पहले मैंने कविता की ओर कभी ध्यान नहीं दिया, हमेशा गद्य ही में पढ़ता रहा। तो उस मुक्त छंद की कविता ने मुझे आकृष्ट कर लिया और फिर हाई स्कूल में उस वक्त मुक्त छंद की कुछ कविताएं पढ़ाई जाने लगी थी, भवानी प्रसाद मिश्र और अज्ञे वगैरह की, तो और धर्मवीर भारती वगैरह की। तो उसको पढ़ते पढ़ते जो है मुझे प्रेरणा हुई कि मुझे ये पहले तो वो बहुत विशिष्ट चीज़ लगी, इतनी विशिष्ट कि जो है वो तुकांत की कविताएं नहीं लगती थी जो मैं पढ़ता था। तो मैं जो है पढ़ने लगा, उससे मैं प्रेरित हुआ कि ये तो बहुत अजब अलग तरह की चीज़ हमको लगी। हमको लगा कि इस तरह से हम अपनी बातों को कह सकते हैं। तो मैंने कोशिश की देख के कि मैं भी कुछ लिखूं।
मैंने एक दो कविताएं लिखी, वो ऐसी ही थी। तो और लोगों को अपने साथियों को दिखाई, जो लड़के हमारे क्लासमेट थे। तो कुछ ने कहा कि ये तुम क्या लिख रहे हो, कुछ ने कहा अरे यार लिखो, ये तो तुम अच्छा लिखोगे। तो इसी तरह मैं करते करते 1 साल तक मैंने रियाज ही किया लिखने का। तो मैं 11th में उस रियाज के चलते समझिए कि मैंने 1 साल अपना अध्ययन बेकार कर दिया। अच्छा, जब आप कविताएं लिखते थे तो उस कि वो अच्छी है या नहीं, सही है कि नहीं, इसके लिए किसी बड़े कवि के पास आपने कभी सलाह ली या कभी उसको दिखाया या कभी उनसे पूछा, ऐसा कभी कुछ हुआ? अब ऐसा जो है, मैं कविताएं पढ़ता था तो वो दरअसल वो एक प्रभाव की कविताएं होती थीं, ओरिजिनल तो होती नहीं थी। तो प्रभाव मतलब? प्रभाव देखा कि इस तरह से इन्होंने लिखा है, इस तरह से कहा है। हाँ, तो मैं भी इसी तरह से कुछ लिखूं, इसी के आसपास या तो वो तो एक तरह का अभ्यास था, तो उससे क्या पहचान मिलती। लेकिन वही करते करते कुछ दोस्त मिल गए और उनके साथ दायरा बढ़ा। मुझे वो ले गए, एक गोष्ठी होती थी, गणेश प्रसाद मानव बुजुर्ग कवि थे, उनके यहाँ गोष्ठी होती थी। उनकी जो है वो किताब विद्रोही की गीत छपी थी। तो घर घर लंका घर घर रावण, इतने राम कहाँ से लाऊं। तो वो मैं उनके यहाँ गया तो वो लोग प्रेरित करने लगे कि तुम ठीक लिख रहे हो, ठीक लिख रहे हो। माहौल मिल गया। हाँ, लेकिन मैं जानता था कि जो है अभी मैं अंदर से मालूम हो जाता है कि हम कहाँ हैं, तो मुझे वो नहीं। लेकिन मैं उसी वक्त मैंने एक कविता लिखी। शुरुआती 2 कविताओं से मुझे आत्मविश्वास आ गया और मुझे लगा कि मैं अब कविता लिख सकता हूँ, मैं अब कवि हो जाऊँगा। अच्छा। तो वो कविता थी कि एक एहसास का नाम है, एक एहसास का नाम है नदी, एक एहसास का नाम है लहर, एक एहसास का नाम है, एक एहसास का नाम है नदी, एक एहसास का नाम है तट, एक एहसास का नाम है लहर, एक एहसास दूसरे एहसास से जुड़ा है, एक एहसास दूसरे एहसास को ले डूबा है। अच्छा, ये आपकी पहली कविता? हाँ, इससे आप संतुष्ट हुए? हाँ, इससे मैं संतुष्ट हुआ। मुझे लगा कि ये बड़ी कविता है। और फिर इसके बाद मैंने एक कविता और लिखी। एक हाथ से जब दूसरे या तीसरे हाथ में जाती है, मंद पड़ जाती है खुशबू। एक हाथ से जब दूसरे या तीसरे हाथ में जाती है, मंद पड़ जाती है खुशबू। एक के बाद एक को छोड़ जब हम लपकते हैं किसी और इरादे की ओर, यही होता है। तो अब ये दोनों कविताओं ने मुझे जो है वो अपने अंदर दृढ़ता ला दी और लोगों के बीच में भी मुझे थोड़ा लोकप्रिय बना दिया। और इसके साथ क्योंकि उस वक्त गोष्ठियाँ बहुत होती थीं, इस गोष्ठी में गया तो इसे पढ़ दिया, उस गोष्ठी में गया तो पढ़ दिया। तो कई गोष्ठियों में पढ़ते पढ़ते जो है लोगों में ये चला गया कि जो है ये लड़का कवि है, कविता करता है। तो फिर मैंने छोटी छोटी कविताएं लिखी जिस पे लोग बहुत जो है मुझे सराहते थे। जैसे कि तितली, इस खूबसूरत शय ने मुझे छला है कितनी बार, हथेलियाँ मेरी खरोचों से भर गई हैं तब, और वह उड़कर दूसरे फूल पर जा बैठी है। तो ऐसी कविताओं को लोग बहुत लाइक करते थे। तो मेरे एक दोस्त हैं दानिश, तो कहते थे, आज भी कहते हैं कि केशव ही सर्वप्रथम हम लोगों के बीच में थे जो सबसे कम उम्र में समकालीन कविता का मुहावरा पा गए और लगातार लिखते रहे।
तो इस तरह से हमारी जो है शुरुआत हुई। और लिखते लिखते फिर आदमी चलता रहेगा तो दूर कहीं पहुंच ही जाएगा, बिल्कुल। और उसी में उसकी मंजिलें भी होंगी। केशव जी, आपकी कविताओं के विषय क्या रहते हैं? आप कैसे चयन करते हैं कि इस विषय को लेकर हमको कविता लिखनी है? क्योंकि आपकी तो अनेक किताबें आई हैं, अपनी किताबों का जिक्र भी कीजिए, कौन कौन सी किताबें आपकी आ चुकी हैं? देखिए, आपने कहे कि आपके विषय क्या है, कैसे आप, तो वो पहले तो मैं इतना जो है परिपक्व नहीं था, तो कविताएं जो हैं 2 महीने पे, 1 महीने पे, 3 महीने पे ऐसे कोई कविता लिखता था। तो वो किसी घटना को देख के हुआ या तो किसी जो है अपने एहसास को से निकली हुआ। तो इस तरह से मैं लिखता गया। तो सन 88 में मेरा पहला काव्य संग्रह आया, तालाब के पानी में लड़की। अच्छा। तो उस संग्रह से मुझे जो है पहचान मिल गई, मुकम्मल पहचान मिल गई, मतलब कि फिक्स हो गया कि हाँ, ये जो है बनारस के कवि हैं। और फिर उसके साथ साथ पत्रिकाओं में भी मैं यदा कदा छपता था, लेकिन उस वक़्त 90 तक यदा कदा का ही मामला था, सब बहुत रेगुलरिटी नहीं हुई। सन 85 में मेरी शादी भी हो गई, तो करीब सन 85 से लेकर सन 95 तक मेरी गति बहुत धीमी रही लेखन की। लेकिन और उस वक़्त सन 88 जब मेरी पहली किताब आ गई, तो बनारस में लोग कहने लगे थे मेरे बारे में कि केशव, आप कविता नहीं लिखते हैं वैसी जैसी पहले लिखते थे, हैं, अब नहीं लिख रहे हैं। इस तरह की बातें भी शुरू हो गई थी। तो ये 10 साल तक चला। और उस वक्त एक बात और भी थी, जैसे चंद्रमली जी कहते थे और कुछ अन्य साथी कहते थे कि केशव शरण के पास इतना ऐसी शिल्प है, ऐसी भाषा है कि ये रोज़ कविता लिख सकते हैं। तो मैं कहता नहीं, मैं कैसे लिख सकता हूँ, मेरे पास जितनी सामर्थ्य है मैं उसका उपयोग करता हूँ। तो इसके मुझे खुद अपने सामर्थ्य का पता नहीं था। धीरे धीरे जो है वही 95-96 की बात होगी। अमेरिका की एक पत्रिका स्पैन निकलती थी। स्पैन को मैंने उसमें एक वहाँ राजकवि होते हैं, हमारे यहाँ इंडिया में नहीं है। अच्छा। लेकिन वहाँ राजकवि होते हैं। तो उस एक राजकवि का वो था, तो उसने कहा था, वो उनके बारे में लिखा हुआ था कि वो रोज़ कविता लिखते हैं, उनका इंटरव्यू था। तो हमने कहा कि ये रोज़ कविता लिखते हैं। पढ़ा तो उसमें उन्होंने बताया था कि देखिए, हमारे पास कोई विचार की कौन है, तो कोई सिरा मिल गया है, तो बस हम उसको और अंत को देख लें और बीच की यात्रा करके हम कविता लिख दें। तो एक आइडिया तो था ये। तो इस आइडिया ने मेरे साथ बहुत काम किया। तो बाद में मेरा अपना जीवन, अपनी चाहतें, अपनी तमन्नाएं, अपने संघर्ष और लोगों के भी, तो एक मन संवेदनशील था लोगों के प्रति भी, अपने प्रति भी। तो मुझे जो है बराबर वो आते थे, ये जो एहसास आते थे, तो मैं नोट कर लेता था। पहले नहीं नोट करता था और वो विलीन हो जाते थे ख्याल सारे। तो फिर मैंने नोट करना शुरू किया, कहीं लिख लिया। तो बाद में मैं उस पर काम करता था और धीरे धीरे मेरी आदत एक ऐसी बन गई कि, और संकल्प भी मैंने लिया कि मैं रोज़ कुछ लिखूं। तो उस क्रम में निरंतर कविताएं मैं लिखता गया। लेकिन रोज़ कविताएं ही तो नहीं हो सकती थी, तो उसके लिए मैंने विधाओं को भी अपनाया, कई विधाओं को। जैसे मैंने गज़ल को अपना लिया। तो गज़ल भी मैंने जो है शुरू कर दी थी। तो उसकी बहुत बड़ी कहानी है कि उसकी चाहत लिखने की तो बहुत पहले की थी।
लेकिन मैंने उसमें काबिलियत हासिल की 95-96 की ही आसपास। अच्छा। मैंने एक गज़ल कही थी कि कहाँ ठहरी हुई है तू नदी, यहाँ हम जल रहे दू दू नदी। इसके पहले मैंने जो भी गज़लें कहता था तो वो उसके शिल्प में कमियां होती थी, मैं नहीं जानता था, और तरह की भी उसमें कमियां थी। अच्छा, गज़ल का शिल्प क्या होता है? गज़ल का शिल्प तो यही होता है जो कि उनकी एक बहर होती है और रदीफ काफिया होता है। अच्छा। तो रदीफ काफिया में तो लोग कह देते हैं बात, लेकिन उसके साथ जो बहर होती है, मतलब जो मीटर होता है, अच्छा। वो जो है जानकारी नहीं होती है। और इसके बाद रदीफ हो, काफिया हो, बहर भी हो, तो भी उसमें एक गज़लियत होनी चाहिए कि वो जो है प्रभाव जमा पाए। वो धीरे धीरे पढ़ने पे, लिखने पे, अभ्यास करने पे आ ही जाता है, और आ भी गया। जब मैंने कहा कि कहाँ ठहरी हुई है तू नदी, यहाँ हम जल रहे दू दू नदी, लबों को पत्थरों पर रख दिया, कभी तो कभी कहीं से भी कभी तो छू नदी। तो ये जो है लिखते लिखते जो है मुझे जो है इस गज़ल के साथ हो गया कि अब मैं गज़ल कह सकता हूँ। तो गज़लकार हमारे बनारस में और मित्रों में थे मियार सनेही जी, तो और वो उस्ताद शायर भी माने जाते थे, बहुत लोकप्रिय थे। नज़ीर साहब के बाद लोकप्रियता उन्हीं की बनारस में थी, और नज़ीर साहब की तो राष्ट्रीय थी, उनकी राष्ट्रीय तो नहीं बना पाए थे, लेकिन मजबूती वैसी थी, और वो बनारस के दायरे में बहुत प्रसिद्ध थे। तो उनके साथ रहता था मैं, तो सारी चीज़ें आती गई, होती गई। फिर मैंने हाइकू की ओर मैं आकृष्ट हो गया कहीं पढ़ते हुए। पहले तो मैं हाइकू का विरोध करता था कि 5 अक्षर होते हैं पहली पंक्ति में, 7 अक्षर होते हैं दूसरी पंक्ति में, तीसरी पंक्ति में फिर 5 अक्षर होते हैं, कुल 17 अक्षरों में कोई क्या कहेगा। अच्छा। लेकिन उसमें भी ये हुआ कि एक दिन मैंने खुद ट्राई किया और लिखा कि एक याद नहीं आ रहा है वो शेर, वो मतलब वो हाइकू जो मैंने पहली बार लिखा था, एग्जैक्ट क्या होगा। तो मैंने वो उसके बाद जो है हाइकू में भी लिखना शुरू हुआ। उससे मुझे हो गया कि अब मैं हाइकू भी लिख सकता हूँ, तो हाइकू भी लिखा। उसमें कई मैंने अच्छे अच्छे हाइकू भी कहे। जला है दिल, छटते छटते ही छटेगा धुआं। जला है दिल, छटते छटते ही छटेगा धुआं। हाइकू इसी को कहते हैं। अच्छा, 17 शब्दों में पूरी अभिव्यक्ति। हाँ। लहरों पर नाच रही है गेंद, लहरों पर नाच रही है गेंद डूबे बच्चे की।